इतनी बड़ी मात्रा में गड़बड़ी कैसे हुई होगी। प्रॉपर जो ऑर्गेनाइज क्राइम है एक तरह का अगर माना जाए तो जो कि पूरी लाइफ स्पॉइल होगी। मामला है 420 का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। मतलब एग्जाम के लिए जिम्मेवार कौन है? कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। पहली बात तो सीबीएसई ऑफिस ने अपराध किया है, एडमिटेड अपराध है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, कॉन्स्पिरेसी के साथ हुआ है, तो सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। सरकार में करप्शन बढ़ता है, प्रशासन में करप्शन बढ़ता है, पुलिस में करप्शन बढ़ता है, तो अपराधी बढ़ते हैं। एलिजिबल था 100 के लिए, 80 नंबर आए। अब उस बच्चे के दिमाग में क्या पैदा होगा? फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। अपने समाज में अपराध को बढ़ाने की ओर ये चीजें बढ़ा दी। तो ये क्वेश्चन यही उठ रहा है कि आपने किसी आईएएस को क्यों लगाया, आपने किसी जज को क्यों नहीं लगाया? रिटायर्ड जज हो सकता था या सिटिंग जज हो सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद और मैं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। सीबीएसई के पेपर के मामले में जो गड़बड़ी हुई है, बच्चों ने जो आरोप लगाए हैं, उस विषय पर बात करने के लिए आज हमने कानूनविद यानी कि वकील राजेश राणा जी को इनवाइट किया है, जो शिक्षाविद भी है और कानूनी पक्ष भी देखते हैं। आज इसी विषय पर राजेश राणा जी से बात करेंगे। राजेश राणा जी, बहुत स्वागत है आपका पत्रिका संवाद में। सबसे पहले हमारा मुद्दा ये रहता है कि इतनी बड़ी मात्रा में गड़बड़ी कैसे हुई होगी कि जब हम स्कैन कर रहे हैं आंसर शीट को, तो स्कैन आधी आंसर शीट किसी और बच्चे की और आधी आंसर शीट किसी और बच्चे की, ये सेव में गड़बड़ी किस तरह से हुई होगी, इस पर बात करना चाहेंगे आप। देखिए, इसे हम समझते हैं असेंबली लाइन से। अगर आप मारुति के प्लांट में जाते हो तो वहाँ असेंबली लाइन होती है कि एक स्टेज पे कुछ पुर्जे लगाए जाएंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ जाएगी गाड़ी, फिर कुछ नए पुर्जे लगाए जाएंगे। इस तरह से असेंबली चलती है। अब जो बल्क में ये स्कैनिंग हुई है, ये हुई कैसे? एक बल्क का बंडल है हमारे पास, उसमें से एक शीट निकाली जाएगी, आंसर शीट। आंसर शीट या तो धागे से बंधी होगी या स्टेपल की होगी। अब जब आप उसको स्कैन करेंगे तो पूरी एक शीट को स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद उसको सेव करेंगे, उसके बाद वो शीट आगे बढ़ जाएगी, फिर एक दूसरी शीट आएगी, फिर उसको आप स्कैन करेंगे, फिर उसको सेव करेंगे, फिर वो आगे बढ़ जाएगी। प्रोसीजर तो ये कहता है, जो एसओपी जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो ये होना चाहिए था। अब इसमें ऐसा हुआ नहीं। अब इसमें क्या हुआ? पहली शीट या दूसरी शीट एक बच्चे की और तीसरी चौथी पांचवी दूसरे बच्चे की। ये पॉसिबल कैसे है? अगर नॉर्मल कोर्स में मैं देखूं तो पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि जब बल्क में ऐसी चीजें चलती है तो असेंबली के तौर पे चलती है कि सिस्टम एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार और चार के बाद पांच ही आएगा। लेकिन यहां मुझे ऐसा लगता है कि ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है। ऐसा संभावना है पूरी की पूरी कि कुछ चीजों को डिस्टर्ब करना है, टॉपर्स बच्चों को डिस्टर्ब करना है या कुछ स्कूलों को डिस्टर्ब करना हो सकता है, और उसके लिए ये पूरा सिस्टम को करप्ट कर दिया गया। तो इसमें क्या हुआ होगा कि मार्कशीट, आंसर शीट लो, आपस में मिक्स करो और उसके बाद बंडल बनाओ, फिर उसको स्कैन करके आगे भेज दो। ये प्रॉपर जो ऑर्गेनाइज क्राइम है एक तरह का अगर माना जाए तो। और अगर इसको मैं कानून की भाषा में कहूं तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि आप बच्चों ने अपनी मार्कशीट सीबीएसई को दी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि आपने पहले से सिस्टम बनाया कि ऐसे ऐसे पंच करनी है, ऐसे मिक्स करनी है आपने। ये उसमें दूसरा केस आएगा। 422 किया आपने बच्चों के साथ कि आपकी मार्कशीट हमारे पास सेव है, आपकी आंसर शीट सेव है और आपको सही तरह से चेक किया जाएगा। तो वास्तव में ये इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। ये बच्चों के साथ एक मजाक हो गया, इसको कह सकते हैं कि बच्चों की पूरी लाइफ स्पॉइल होगी। कि बच्चे जब उस मार्क्स के आधार पर, जो मार्क उनको मिले हैं, उस मार्क के आधार पर जो कि उनकी सीट नहीं थी और उनके नाम पर जांची गई, मार्किंग की गई और फिर नंबर उनको दिए गए, मार्क्स दिए गए, तो उनके साथ एक मजाक हो गया, बद्दा मजाक। उनके नंबर अच्छे आने चाहिए थे, जब उनको लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा पेपर करके आया हूँ, बहुत अच्छा मेरा सॉल्यूशन रहा है, लेकिन उसके बाद नंबर कम आए। तो इसका प्रभाव हमारे समाज पर क्या पड़ेगा, इसका कानूनी पक्ष क्या कहता है कि कानून में इसके सजा के प्रावधान है या इसमें और कुछ गुंजाइश नजर आती है या इन सबको माफ कर दिया जाएगा? अगर कानूनी प्रावधान देखूं तो ये जो मामला है 420 का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, और उसके साथ साथ जो है दो तीन अपराध और बनते हैं, तो एक सिंपल सी बात है, ये एक आपराधिक कृत्य है। पहली बात तो ये मानना पड़ेगा। दूसरी बात,
अभी हमें पता चला कि सीबीएसई के चेयरमैन को हटा दिया गया है। चेयरमैन को हटाना समाधान नहीं है। क्यों? उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप पहले ये देखिए, अगर आप अपनी मार्कशीट को देखेंगे 10वीं की, 12वीं की या ग्रेजुएशन वाली को, तो कहीं भी चेयरमैन के साइन नहीं होते, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होता है। आपको ये समझना पड़ेगा, वहाँ और किसी के साइन नहीं तो उसी के होता है। इसका मतलब एग्जाम के लिए जिम्मेवार कौन है? कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, पहली बात तो सीबीएसई को हटाने का मतलब है कि कार्रवाई आपने रोक दी पूरी की पूरी, अब आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर इस कार्रवाई को छोटे लेवल पे भी मैं कहूँ, तो छोटे लेवल पे सीबीएसई ऑफिस ने अपराध किया है, और सीबीएसई ऑफिस का जो जुडिडिक्शन बनता है कोर्ट का, वहां सीधा एमएम कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो जो बच्चे चाहते हैं सीधा एक्शन हो और आगे ही ऐसा ना करे, तो मुकदमा दर्ज करवाए उनके खिलाफ। सबसे पहले तो ये कानूनी पक्ष है, ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ना हाई कोर्ट में जाना ना सुप्रीम कोर्ट में जाना है। अपराध हुआ है, एडमिटेड अपराध है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, कॉन्स्पिरेसी के साथ हुआ है, तो सीधा आप कोर्ट में जा सकते हैं। और सबसे छोटा कोर्ट जिसे एमएम कोर्ट कहते हैं दिल्ली के अंदर, या तो जेएमएफसी हो गया, आप वहां जाके मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। ये तो इसका कानूनी पक्ष है। लेकिन अब इसका सामाजिक पक्ष देखते हैं क्या होता है। समाज में हमें दो चीजें देखते हैं कि एक क्रिमिनल केस होते हैं, एक सिविल केस होते हैं। सिविल केस जब बढ़ते हैं समाज में, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि नैतिक मूल्य कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं समाज में। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। सिविल केस क्या होते हैं? जमीन का मामला, किसी की जमीन हड़प लिया आपने, किराए पे मकान ले, किराए नहीं दिया आपने, उस पर कब्जा कर लिया, इस तरह के जो भी मामले हैं, ये सिविल मामले होते हैं। और जब इनकी संख्या बढ़ती है, तो आप ये मान लीजिए कि समाज में नैतिक मूल्यों में कमी आ रही है, पहली चीज। और ये नैतिक मूल्यों में कमी कैसे आती है? बड़ी छोटी सी बात है। घर में पिताजी बैठे हैं, बाहर कोई मिलने आया तो कह देते बेटा उनको बोल दो पापा तो सो रहे हैं। नैतिक मूल्यों का ह्रास करना यहाँ से शुरू होता है। आप बाजार में सब्जी लेने जाते हैं, चखने के नाम पे दो तीन चीजें खा लेते हैं, बच्चे को कभी नहीं कहते बेटा उठानी नहीं है इसे। यहाँ नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। ये जब बढ़ते बढ़ते समाज में जाएंगे तो अपराध होता है, सामाजिक अपराध है। तो सिविल मामले ये डिसाइड करते हैं कि किसी समाज के अंदर नैतिक मूल्यों का कितना ह्रास हो रहा है। अगर किसी स्टेट में, किसी राज्य में सिविल मामले बढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए वहां नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, वहां परिवार जो संस्था है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब आपराधिक मामले कैसे बढ़ते हैं? जब सरकार में करप्शन बढ़ता है, प्रशासन में करप्शन बढ़ता है, पुलिस में करप्शन बढ़ता है, तो अपराधी बढ़ते हैं, बड़े अपराधी पैदा होते हैं पहले। जैसे ये अब जो इस तरह के सीबीएसई के मामले में हो रहे हैं, या जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये अपराधी हैं। क्यों? सरकार में भ्रष्टाचार, पुलिस में भ्रष्टाचार, प्रशासन में भ्रष्टाचार। और जब ये बड़े अपराधी होते हैं तो डॉन की तरह होते हैं, इनको फिर मारने के लिए छोटे छोटे अपराधी और पैदा होते हैं। तो आप ये समझिए अब इसका प्रभाव क्या पड़ना है। एक वो बच्चा है जिसके 100 नंबर का पेपर किया, उसके 100 आने चाहिए थे, लेकिन आपने उसके 80 नंबर दिए, 50 दिए, पता नहीं कितने दिए। और एक बच्चा वो है जो जिसने पेपर ही 40 नंबर का किया और गलती से उसके 80 नंबर आ गए। दो तरह की अभी समस्या पैदा हो रही है। एक वो बच्चा जो एलिजिबल था 100 के लिए, 80 नंबर आए, अब उस बच्चे के दिमाग में क्या पैदा होगा? फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा, सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा होगा, कोर्ट के प्रति अविश्वास पैदा होगा कि सारे चोर जो फिल्मों में बोलते हैं एवरीबॉडी इज चोर, मेरा देश मान 100 में से 99 बेईमान, जो एक कहावत है उसके दिमाग में बैठ जाएगी, जो इंटेलिजेंट बच्चा है। तो यहाँ से क्या होगा? सबसे पहली चीज तो वो डिप्रेशन में जाएगा, या तो या हाइपर हो जाएगा, दो चीजें होंगी। डिप्रेशन में गया तो बड़ा नुकसान है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे या बाबा जी बन जाए कहीं, और कहीं भी कुछ भी ऐसा कर सकता होता है जनरली ऐसा। और अगर वो हाइपर हुआ तो अपराध की तरफ जा सकता है। तो आपने समाज में अपराध को बढ़ाने की ओर ये चीजें बढ़ा दी, पहली बात। और एक ऐसा बच्चा जिसके नंबर ही 40 आने थे, 80 आ गए, तो कहेगा भाई साहब सिस्टम तो बहुत अच्छा है, अब मेरे अगली बार 0 का पेपर दूंगा और 100 आने चाहिए। तो अब ऐसा सिस्टम और बनाया जाए कि नंबर 100 कैसे आ जाए पेपर बिना किए ही हमारे। तो आपने छोटे छोटे अपराधियों को बड़ा अपराधी बनने की तरफ प्रेरणा दे दी यहाँ से, क्योंकि वो बच्चा तो ये कहेगा नहीं कि मेरे नंबर इतने नहीं थे, एलिजिबल मैं नहीं था। तो एक छोटी सी जो घटना है ये दो दिशाओं में लेके जा रही है। इंटेलिजेंट बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, और जो नालायक बच्चा तो एलिजिबल नहीं था उसको अपराध की दिशा में लेके जा रही है। सिर्फ छोटा सा काम है। अब ये सरकार को देखना है कि समाज को किस दिशा में लेके जाना है, या समाज किस दिशा में रोक देना है, ये सरकार के ऊपर है। जिस बच्चे ने 40 नंबर का ही अटेम्प्ट किया, उसके आगे 80 नंबर, उसने तो अप्लाई किया नहीं, रीचेकिंग नहीं। अब रीचेकिंग की उसने अप्लाई किया नहीं, तो मीन्स उसके तो 80 नंबर फाइनल हो जाएगा। जिस बच्चे के 80 नंबर आने चाहिए थे उसके आगे 40 नंबर, उसने अप्लाई कर दिया कि मेरा पेपर को दोबारा से चेक किया जाए, उसने उसके पेपर दोबारा से चेक हो गए, फिर चेक होने के बाद उसके 80 नंबर आ गए। तो मीन्स
जिस बच्चे ने 40 नंबर का अटेम्प्ट किया उसके 80 नंबर आ गए, तो आपने उसके खिलाफ तो कुछ नहीं किया या उसके नंबर तो कम नहीं किए। तो इसका मतलब गड़बड़ तो जरूर चलती रहेगी, जीवन भर चलती रहेगी, उसके 80 के 80 नंबर काउंट होते रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो आपने सिस्टम को कहाँ ठीक किया? अभी आप कह रहे हैं कि सीबीएसई ने कहा है कि हमने एक आईएएस को नियुक्त कर दिया है और वो इस पूरे की जांच पड़ताल करेगा कि ये हुआ कैसे। मीन्स जिस एजेंसी को ये काम दिया गया था उस एजेंसी ने किस तरह से इस काम को किया है, गलत तरीके से किया है, तो वो चलो ठीक है, वो सब चीजें कर लेगा, वो बता देगा। पहली बात तो ये क्वेश्चन यही उठ रहा है कि आपने किसी आईएएस को क्यों लगाया, आपने किसी जज को क्यों नहीं लगाया? रिटायर्ड जज हो सकता था या सीटिंग जज हो सकता था, ताकि विश्वास की भावना ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि आप जब न्यायपालिका को इन्वॉल्व कर रहे हो तो न्याय की भावना ज्यादा बढ़ जाती है, आपका न्याय पर विश्वास ज्यादा बढ़ जाता है। अब आपने एक प्रशासनिक अधिकारी को लगा दिया तो उस पर विश्वास उतना नहीं जम पा रहा लोगों का। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि आपने प्रशासनिक अधिकारी को क्यों लगाया जबकि न्यायिक अधिकारी को लगाना चाहिए। देखिए, पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रशासनिक अधिकारी हो या पुलिस अधिकारी हो या जज अधिकारी हो, वो जांच नहीं कर सकते ऐसे मामलों की। आपको समझना पड़ेगा क्यों। ये एक आपराधिक मामला है। जब तक अपराध दर्ज नहीं होगा, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, जब तक इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कैसे होगी? ये कानून की बेसिक वो है पहुंच कि जब इस तरह के ये मामला कोई ऐसा नहीं है कि आपने घोटाला कर दिया, कोई सिविल का मामला नहीं है, ये मामला क्राइम का मामला है। जब ये क्राइम हुआ है तो पहले तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब एसआईटी बनाइए। एसआईटी में आप किसको रखते हैं? आप रिटायर्ड जज को रखते हैं एसआईटी के अंदर, उसका हेड किसको बनाते हैं? रिटायर्ड आईपीएस को बनाते हैं, रिटायर्ड आईएएस को बनाते हैं, ये बात का विषय है। लेकिन प्राइमे फेसाई तो पहले आपको इस मुकदमे को दर्ज करवा के और एसआईटी बनानी चाहिए या इसको मामला सीधा जज को दे देना चाहिए। आपने वो तो किया नहीं है। वो सारा छोड़ के आपने कहा कि आईएएस को अपॉइंट कर रहा है। आईएएस को क्या पावर है कि वो कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगा? इन्वेस्टिगेशन का मतलब समझ आता है क्या होता है? इंक्वायरी का मतलब इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, इंक्वायरी कोर्ट करता है। तीसरा कौन करेगा इसके बारे में? वो तो करेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया? इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब जो कि आप एक शिक्षाविद भी है, कानूनविद के साथ साथ, तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि किस तरह से उनके साथ न्याय हो सकता है? अभी वे अपने आपको अन्याय से पीड़ित समझ रहे हैं, तो किस तरह से न्याय हो सकता है? या उनको इसी तरह से डोलमुल रवैये के साथ अपना बैठ जाना चाहिए, जो हो गया स्वीकार कर लेना चाहिए? देखिए, बच्चे जो भी सीबीएसई में अपीयर हुए हैं उनके लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहली चीज, इस बात को मान लें कि ये एक गलती हुई है और ये एक अपराध हुआ है। पहले आपको ये मानना पड़ेगा अपराध हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट नहीं है ये। एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट में क्या होता है कि पेपर लेट पहुंचा, चलो आपने समय नहीं दिया या एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, पेपर में गलत छप गया, वो होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है। लेकिन ये एक आपराधिक मामला, ये हर बच्चा सीबीएसई वाली समझ लेता है। और जब अपराध हुआ है तो आप विक्टिम हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। और अपराध हुआ है तो इसको आपराधिक प्रक्रिया के जरिए ही निपटाना होगा, वरना आगे भी ये ऐसा चलता रहेगा। जब हम किसी को सजा देते हैं, किसी को फांसी की सजा देते हैं, उम्र कैद की सजा देती है, तो वो आदमी जो जिसको मारा गया है, जिसको फांसी की सजा दे रहे हैं, जिस आदमी ने मर्डर किया उसके बदले में उसको फांसी की सजा है, तो आदमी जिंदा नहीं होता कभी वो। लेकिन दूसरे आदमी में डर पैदा हो जाता है कि अगर मैं किसी को मारूंगा तो फांसी होगी, मुझे उम्र कैद होगी। तो अगर आपराधिक प्रक्रिया के जरिए जेल नहीं गए तो ये मामला कभी रुकेगा नहीं। आप ये देखिए कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, पिछले सालों में 84 बार पेपर लीक हुआ है और आज तक है कि एक्शन नहीं हुआ। लगातार हो रहा अपराध, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया तो कभी रुका नहीं है। तो जितने भी बच्चे हैं, पहले ये दिमाग में डाले कि अपराध हुआ है और इनको सजा मिलनी चाहिए और कोर्ट में जाना पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइए आप, जरूरी नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना। दूसरी बात, ये सच है कि ये गलत हुआ है आपके साथ और इस गलती को स्वीकार नहीं करना। गलती हो सकता है 1 साल खराब हो जाए आपका। कोरोना में बहुत सारे जब स्कूल बंद हुए थे तो साल खराब हुए, लेकिन जिंदगी नहीं रुकी। आपको इस बात के लिए अड़ना चाहिए कि इनको जेल भेजा जाए और पेपर दोबारा होना चाहिए, क्योंकि आप एलिजिबल है तो एलिजिबल बच्चे को ही 100 नंबर मिलने चाहिए। जो एलिजिबल नहीं है, अगर उसको 80 नंबर मिल गए तो कैंसिल होने चाहिए, हर हाल में कैंसिल होने चाहिए। ये नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है, ये रूल ऑफ लॉ है। ऐसा नहीं है कि अब ये आप इसको ऐसे समझिए, अगर कोर्ट ये कह देता कि नहीं हम तो भाई पेपर दोबारा नहीं करवाएंगे, तो एक सिंपल सी बात मान के चलिए, एक बच्चे ने 100 नंबर का पेपर दिया,
दूसरे बच्चे ने 80 नंबर का और तीसरे बच्चे ने 40 नंबर का। अब कोर्ट ये कहता है भाई साहब देखो अब हमें तो समझ नहीं आ रहा, ऐसा करते हैं टॉस कर लेते हैं। अब टॉस करेंगे, जिसका पेपर पहले उठा लिया 100 नंबर उसको दे देंगे और जिसका दूसरा नंबर पा गया उसको 80 दे देंगे। अब टॉस करने में 40 वाले का पहले पेपर उठा लिया आपने, तो अब आप 100 नंबर देने पड़ेंगे उसको। पर क्या कि न्याय हुआ? क्या ये रूल ऑफ लॉ हुआ? अब कोर्ट, सरकार, सीबीएसई ये करने जा रहे हैं जो आपको समझना पड़ेगा। इस चक्कर में पढ़ना नहीं है, नहीं तो आगे भी फिर यही होगा, फिर टॉस करके आपको कह देंगे भाई साहब नहीं उसका तो आ गया। तो दो चीजें दिमाग में डाल लीजिए, पेपर दोबारा होता है, कोई बुराई नहीं है। जिंदगी का एक साल अगर चला भी गया तो सारी जिंदगी आपको मलाल नहीं रहेगा कि मेरे साथ गलत हुआ तो मैंने आवाज नहीं उठाई थी, क्योंकि सारी जिंदगी आप चुपचाप रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे और आवाज नहीं उठा पाएंगे, और ये ज्यादा खतरनाक है। और क्योंकि देश का भविष्य है आप, तो देश का भविष्य कैसे होगा अगर आवाज नहीं उठाई? तो दबा कुचला मरा हुआ, कोई जान नहीं है उसमें, कोई विचार नहीं है, कोई जोश नहीं है, ऐसा मिलेगा। तो दिमाग में कोई ऐसा नहीं है एक साल अगर चला गया तो कोई नुकसान होता है, कोई बच्चा फेल होता है तो ये थोड़ी जिंदगी खत्म हो जाती है। रीपेपर भी दोबारा पेपर होता है, कोई बीमार हो जाता है पेपर नहीं दे पाता है। तो दिमाग में इस चीज को बैठाओ, ये एक साल कुछ नहीं मायने रखता, लेकिन जिंदा रहना मायने रखता है। आप 100 नंबर के लिए एलिजिबल हो और एक बच्चा जो एलिजिबल नहीं है उसको नंबर नहीं मिलना चाहिए बिल्कुल भी। तो मैं ये कहूंगा कि आप इस बात को समझें, पेपर दोबारा करवाएं, हर हाल में तैयारी करें और इनको जेल भिजवाएं। और जहां तक मेरी जरूरत है, सीबीएसई का ऑफिस दिल्ली में है, अगर आप केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ेंगे तो फ्री में लड़ूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा इसके लिए, आज बता रहा हूं। तो ये थे कानूनविद, साथ में शिक्षाविद राजेश राणा जी। आज इन्होंने बड़े बेहतरीन ढंग से समझाया कि इसका कानूनी पक्ष क्या है, और ये भी साथ साथ बताया कि किसी भी बच्चे को ये स्वीकार नहीं करना चाहिए कि उसने जितना नंबर का अटेम्प्ट किया था उससे कम आ जाए। नहीं, जितना उसका हक बनता है वो लेकर ही रहना चाहिए, और जिसका हक नहीं बनता है उसके भी नंबर वापस से काट लिए जाने चाहिए। तो आगे भी इस तरह की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो इन सभी बातों पर देखना यह होगा कि सीबीएसई का क्या स्टेप रहेगा, क्या सभी बच्चों के साथ न्याय होगा या न्याय नहीं मिल पाएगा। इसी तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए पत्रिका।